माई सेल्फ सर्विस कुमार। आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या है, इनका यूज क्या है। देखिए, केमिस्ट्री पूरा बेस है केमिकल रिएक्शन पर, और जो केमिकल रिएक्शन बेस है कुछ सर्टेन लॉज पर बेस है। मीन्स उनके होने का प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, कितना अमाउंट फॉर्म होगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, ये सारे एजम्पशंस कुछ लॉ पे बेस हैं। उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये हमें बेसिकली 4 लॉज पढ़े। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड लास्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इनमें से कुछ लॉज हम क्लास 9th में पढ़ चुके, बट फिर भी हम इसको एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे लॉज डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स क्या है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज होगा तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होगा। ठीक, मतलब जितना भी टोटल मास रिएक्टेंट का होगा सिमिलर टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर एक सब्सटेंस का मास क्या होता है, कंजर्व होता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, लॉ देखते क्या है। इन ऑल फिजिकल and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to that of the products. Means किसी भी chemical change और physical change में reactants का total mass किस इक्वल होगा, प्रोडक्ट के। अच्छा, जब reactant का total mass प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट और भी बोल सकते हैं कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज जितना मास रिएक्टेंट का होगा सेम मास किसका होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ना तो मास का लॉस हुआ ना तो मास का गेन हुआ। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर और मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के पर्पज से कभी क्या होगा, रिएक्टेंट का मास गिवन होगा और प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ था, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ भी क्लास 9th में हमने सीखा है, बट इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई से भी कंपाउंड है तो वो कंपाउंड ऑल टाइम सेम एलिमेंट से मिलकर फॉर्म होगा और सेम रेशियो मिलके फॉर्म होगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसका फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर ऑल टाइम क्या है, H2O वाटर का फॉर्मूला होगा। H2O होने का मीन्स क्या, वाटर ऑल टाइम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। अब इनके मास का रेशियो जिससे कंबाइन करके फॉर्म करें तो वो हम चेक करें। तो हाइड्रोजन का मास होगा यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का 60 और सिंपल मास क्या आएगा 1:8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है, वाटर ऑल टाइम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंबाइन करने का रेशियो होगा 1:8। अब वाटर को हम किसी भी तरीके से फॉर्म करें, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम कौन से मेथड से फॉर्म कर रहे हैं। हम वाटर को बेटा H2 और O2 से रिएक्ट करा के फॉर्म कर सकते हैं, H2 + O2। यहाँ से जो वाटर फॉर्म होगा उसका भी फॉर्मूला H2 होगा और हाइड्रोजन का मास 1:8 होगा। एक और तरीका हम यहाँ से कर सकते हैं HCl + NaOH गिव्स आउट NaCl + H2O। यहाँ पर भी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा, 1:8। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक, अब इसको देख लेते हैं डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन क्या है,
A chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. कोई सा भी केमिकल कंपाउंड है वो ऑल टाइम सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा और सेम प्रोपोर्शन या सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन से मिलके फॉर्म होगा। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स, वेल, रिवर, लेक और सी और एनी कंट्री, हम किसी भी सोर्स से लें या फिर किसी भी कंट्री से ले लें, इंडिया, रसिया, अमेरिका, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स combined together in the same fixed ratio of 1:8 by mass। तो बेसिक सा स्टेटमेंट ये है कि कोई सा भी केमिकल कंपाउंड है वो ऑल टाइम सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा और एलिमेंट का कंबाइन करने का रेशियो भी क्या होगा, फिक्स होगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कंपाउंड को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किस सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने वाटर के केस में देखा, वाटर ऑल टाइम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके फॉर्म होगा और वो इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेंगे हम वाटर को कैसे फॉर्म कर रहे हैं। H2 प्लस O2 से भी H2 फॉर्म कर सकते हैं हम और NaOH प्लस HCl का रिएक्शन करके भी हम वाटर फॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी वाटर फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O, और जब फॉर्मूला H2 होगा तो कंबाइनिंग रेशियो बाय मास ऑल टाइम क्या होगा, 1:8 होगा। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको आप देखिए, इसका अगला डिस्कशन। अब देखते हैं थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके टू और मोर देन टू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। कौन सा मास देखना है, जो फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, जिसका मास फिक्स है वो नहीं, जो फिक्स्ड मास से कंबाइन करने जा रहा उसका हमें मास देखना है। बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक, उनमें क्या होगा, एक सिंपल रेशियो। इसको एक एग्जांपल से थोड़ा अच्छे समझते हैं, बाद में फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, जैसे हम देखें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। पहला N2O, सेकंड NO, थर्ड N2O3, फोर्थ N2O4 एंड फिफ्थ N2O। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। पहला N2O, सेकंड NO, और इसको हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें पूरे फॉर्मूले में तो बोल सकते हैं N2O2। ये क्योंकि अभी समझ जाओगे, N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर 5 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब हम चेक करेंगे यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के मास। तो नाइट्रोजन के 1 एटम का मास 14 होता है, तो 2 एटम का मास क्या होगा, 28। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16, नाइट्रोजन का 2 एटम का मास 28, ऑक्सीजन 2 एटम 32, 2 एटम 28, 3 एटम 48, 28, 64 एंड 28 एंड 80। अब देखो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज इस लॉ के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का मास होना चाहिए फिक्स्ड, दूसरे का मास क्या होना चाहिए, वेरिएबल। यदि हम NO लिखते तो NO में नाइट्रोजन का मास होता 14 और ऑक्सीजन का मास होता 16। ठीक, अब सब जगह देख रहे हैं नाइट्रोजन का मास क्या है, 28, 28, 28, और अभी यहाँ पर मास क्या हो जाता है, NO कंसिडर करते तो यहाँ पर मास हो जाता 14। तो इसको हमने सबके इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी फॉर्मूले में हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि n में मल्टीप्लाई करो तो O में भी करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे केसेस में क्या है, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया
इसमें भी नाइट्रोजन का मास 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28। ठीक, तो अब हम ऑक्सीजन के मासेस को देखें। यहाँ पर 16, 32, 48, 64, 80। तो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या आएगा? 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। और सिंप्लीफाई करें तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। यही तो स्टेटमेंट था कि जब भी टू एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, देन वो एलिमेंट जो फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा उसके मासेस में क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। सब में नाइट्रोजन का मास कितना है? 28, 28, 28। जब नाइट्रोजन का मास फिक्स है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के मासेस के रेशियो में ऐसे निकालें। उनके मासेस के रेशियो है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो ये क्या होगा? एक सिंपल रेशियो क्लियर। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है? एक बार समझते हैं। 3 एलिमेंट्स है A, B एंड C। ठीक, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं A और B के मासेस का रेशियो जो किससे कंबाइन करे? C से कंबाइन करे। C का मास फिक्स होना चाहिए। ठीक, यदि B 2 ग्राम C से रिएक्ट कर रहा है तो AB किससे रिएक्ट करना चाहिए? 2 ग्राम C से। अब यहाँ पर इनके मासेस का जो भी रेशियो होगा A और B के मासेस का रेशियो, ठीक, वो सिमिलर होगा या फिर सब सिंपल मल्टीपल होगा जब A और B डायरेक्टली कंबाइन करें। ठीक, यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं क्या है। देखो, एक A एलिमेंट है जो C से कंबाइन कर सकता है, B एलिमेंट भी C से कंबाइन कर सकता है। ठीक, लेकिन A जितने मास C से कंबाइन कर रहा है उतने मास C से कौन कंबाइन कर रहा है? B कंबाइन कर रहा है। तो यदि A 2 ग्राम C से कंबाइन कर रहा है तो B भी किससे कंबाइन करेगा? 2 ग्राम C से। तो अब इनके कुछ मासेस होंगे जो C के 2 ग्राम से कंबाइन करेंगे, तो पहले हम वो रेशियो लेंगे। ठीक, उसके बाद कौन सा रेशियो लेना है? उसके बाद वो रेशियो लेना है जब A और B डायरेक्टली कंबाइन करें। तो हमारे पास दो रेशियो रहेंगे। एक वो जब A और B डायरेक्टली कंबाइन करें तो उनके मासेस का रेशियो। एक कौन सा रेशियो? एक वो रेशियो A और B के उन मासेस का रेशियो जो किससे कंबाइन कर रहे थे? फिक्स्ड मास ऑफ C से। तो ये दोनों जो रेशियो आएंगे वो रेशियो या तो सेम होंगे या फिर बहुत कोई सिंपल सा मल्टीपल होगा। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से और क्लियर कर ले रहे हैं एक बार। ठीक, अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, इसको सपोज करो A, इसको सपोज करो B और इसको सपोज करो C। ठीक, जब कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? मीथेन CH4। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट फॉर्म होता है, सॉरी कंपाउंड फॉर्म होता है वाटर H2। और जब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है CO। ठीक, तो पहले हम अभी सब जगह मासेस देखेंगे। CH4 में हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4। CH4 में कार्बन का मास कितना होगा? 12। ठीक, H2O में हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 2। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। CO2 की बात करें, कार्बन का मास कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 13। ठीक, अब स्टेटमेंट क्या है?
ये ए है, ये बी है, ए और बी के उन मासेस का रेशियो जो सी के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। देख रहे हैं ए भी किससे कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम सी से, बी भी किससे कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम सी से। तो हमें ए और बी के उन मासेस का रेशियो लेना है जो फिक्स मास ऑफ सी से कंबाइन है। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम से मिल रहा है 12 ग्राम से। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है 4, तो हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या क्या 4 रेशियो 32। 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से कंबाइन कर रहा है और 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन से। तो हमें लेना है ए और बी की कुल मासेस का रेशियो जो सी के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। तो सी के फिक्स मास से कौन कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक, अब दूसरा रेशियो में कौन सा लेना है जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन करें। तो ए और बी डायरेक्टली मींस हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करें तो H2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर रेशियो क्या है 2:16। ठीक, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये दोनों रेशियो क्या है या तो सेम होंगे या फिर बहुत कोई सिंपल सा मल्टीपल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 4:32 क्या हो सकता है 1:8 और 2:16 क्या होगा 1:8। इस वाले केस में क्या है ये रेशियो सेम है। ऑल टाइम ऐसा नेसेसरी नहीं कि ये रेशियो सेम है, कभी कभार क्या होगा रेशियो बहुत सिंपल सा मल्टीपल कोई होल नंबर कैरी कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है ए और बी के मासेस का रेशियो जो फिक्स्ड मास सी से कंबाइन करें। ठीक, और ए और बी के उन मासेस का रेशियो जो वो डायरेक्टली कंबाइन करें। तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे आइदर सेम होंगे या फिर कोई सिंपल मल्टीपल होंगे। ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तो आज हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफाइड या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए या फिर उसमें जो कोई करेक्शन हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे।